आइए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। महज 23 साल की उम्र में दी गई एक फांसी ने आखिर कैसे उत्तर भारत के एक नौजवान को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया, ये समझना सच में बेहद दिलचस्प है। इस चर्चा में हम भगत सिंह के जीवन, उनके विचारों के विकास और उनके एक ऐतिहासिक प्रतीक बनने के पूरे सफर को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी वैचारिक क्रांति की है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। जवाहरलाल नेहरू के एक कथन से पता चलता है कि भगत सिंह को किस पैमाने पर और कितनी अचानक प्रसिद्धि मिली थी। उनका काम भुला दिया गया, लेकिन वो एक प्रतीक बन गए। कुछ ही महीनों के भीतर पंजाब और पूरे उत्तर भारत के हर शहर, हर गांव में बस उन्हीं का नाम गूंजने लगा था। आखिर इस रातों रात हुए बदलाव के पीछे वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब उस दौर के राजनीतिक माहौल में छिपा है। 1920 के दशक के आखिर में आते आते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दो बिल्कुल अलग-अलग दिशाएं साफ दिखाई देने लगी थीं। एक तरफ था महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्याग्रह, जो पूरी तरह से अहिंसक प्रतिरोध पर टिका था। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का सशस्त्र संघर्ष और समाजवाद था। इन दोनों विचारधाराओं के इस जमीन आसमान के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो उग्र माहौल था जिसने भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के रूप में आकार दिया। 1928 में कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। इस घटना ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। HSRA ने इस मौत का बदला लेने का फैसला किया और उनके निशाने पर था ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट, जिसने इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। जेम्स स्कॉट की जगह गलती से एक युवा ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन पी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। पूरे शहर को सील कर दिया गया। बच निकलने के लिए क्रांतिकारियों ने दुर्गा भाभी से मदद मांगी। 20 दिसंबर को बाल कटवाकर और पश्चिमी कपड़े पहनकर एक जबरदस्त भेष बदलाव के साथ लाहौर से लखनऊ की ट्रेन में उनकी फरारी हुई। ये पूरा वाकया बेहद तनावपूर्ण और नाटकीय था। अब यहाँ से एक नया मोड़ आता है। अंडरग्राउंड होने के बाद बांटे गए पर्चों में छपी एक पंक्ति ने उनकी आगे की रणनीति बिल्कुल बदल दी। व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन विचारों को नहीं। इस एक वाक्य से ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब HSRA का लक्ष्य सिर्फ हथियारों वाली हिंसा या बदला लेना नहीं था। अब उनका ध्यान सोची समझी रणनीति और अपने क्रांतिकारी संदेश को आम जनता तक पहुंचाने पर था। और यही वैचारिक बदलाव 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुए बम धमाके में पूरी तरह से उभर कर सामने आया। ये वो वक्त था जब उन्हें समझ आ चुका था कि ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था और अदालतों को ही एक बहुत बड़े सार्वजनिक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बम धमाके का मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था, बल्कि सोए हुए लोगों को जगाना था। ये धमाका एकदम सटीक और सोची समझी योजना का हिस्सा था। क्रमवार तरीके से समझें तो पहला कदम था कम तीव्रता वाले गैर घातक बम फेंकना। दूसरा कदम था पर्चे उड़ाना और नारे लगाना। तीसरा कदम बेहद अहम था, भागने के बजाय खुद आगे बढ़कर आत्मसमर्पण करना। और चौथा, सबसे जरूरी लक्ष्य था मुकदमे की सुनवाई का इस्तेमाल क्रांतिकारी विचारों को देश भर में फैलाने के लिए करना। उनकी गिरफ्तारी कोई हादसा नहीं थी, वो पूरी तरह से तय थी। जेल जाने के बाद लड़ाई का तरीका जरूर बदला, लेकिन संघर्ष रुका नहीं। उनकी मशहूर भूख हड़ताल की मांगें बिल्कुल स्पष्ट थीं। असल में उस वक्त जेल में यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भारी भेदभाव होता था। मांग ये थी कि उन्हें आम अपराधी नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी माना जाए, खाने के मानकों में बराबरी हो, किताबें और अखबार पढ़ने की छूट मिले और कोई जबरदस्त मजदूरी न करवाई जाए। जेल की चारदीवारी के अंदर शुरू हुए इस अहिंसक विरोध ने पूरे देश में एक ऐसी लहर पैदा की जिसने सबकी सहानुभूति बटोर ली। 116 दिन, ये संख्या अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये वो चौंका देने वाला लंबा अरसा है जब तक वो भूख हड़ताल चलती रही।
पानी के घड़ों में दूध भर दिया गया ताकि उन्हें प्यासा रहना पड़े। जबरन खाना खिलाने की सारी कोशिशें हुईं, लेकिन उनका संकल्प 1 इंच भी नहीं डगमगाया। हालांकि इस दौरान एक बेहद दुखद घटना हुई। 63 दिनों के बाद उनके साथी जतिन दास की भूख के कारण जान चली गई। आखिरकार कांग्रेस के एक प्रस्ताव और खुद उनके पिता की अपील के बाद ही 116वें दिन ये हड़ताल खत्म हुई। इसके बाद उस कानूनी प्रक्रिया पर नजर डालना जरूरी है जिसने आगे का रास्ता तय किया। वाइसरॉय ने एक विशेष न्यायाधिकरण यानी स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन किया। ये एक आपातकालीन न्यायिक निकाय था जिसे लाहौर षड्यंत्र केस की रफ्तार बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसका पूरा मकसद मानक कानूनी प्रक्रियाओं और सामान्य अपीलों को किनारे करना था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आरोपियों की गैर मौजूदगी में ही मुकदमा चला और मृत्युदंड सुना दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी कानूनी वैधता आज भी बहसों का हिस्सा बनती है। इस पूरे घटना चक्र पर महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया काफी जटिल और बारीक थी। उन्होंने इन क्रांतिकारियों की देशभक्ति को सराहा और उन्हें दी जाने वाली फांसी का शोक भी मनाया। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने इनके तरीकों का समर्थन करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। ये बयान उस दौर के उन वैचारिक मतभेदों को सामने लाता है जहां किसी के जज्बे का सम्मान तो था, लेकिन उसके रास्ते को लेकर पूरी असहमति थी। चलिए अब जेल के अंदर उनके बौद्धिक विकास की बात करते हैं। जेल के उन दिनों में पढ़ने का एक अजीब सा जुनून उन पर सवार था। मिखाइल बाकुनिन का अराजकतावाद, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद और लेनिन के साथ साथ ट्रॉट्स्की के विचारों को उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा। ये वो वक्त था जब एक आम विद्रोही के भीतर एक परिपक्व राजनीतिक विचारक जन्म ले रहा था। इस नई वैचारिक समझ ने उनके अंतिम लक्ष्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए लिखे गए उनके अंतिम वसीयतनामे का यह अंश बताता है कि अब मकसद सिर्फ कुछ अंग्रेज अफसरों से बदला लेना या यहाँ तक कि सिर्फ आज़ादी पाना भी नहीं रह गया था। नया और बड़ा लक्ष्य था एक नए मार्क्सवादी आधार पर समाज और राज्य का पूरा पुनर्निर्माण करना, एकदम जड़ से बदलाव। इसी दौरान लिखे गए उनके सबसे चर्चित निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं का जिक्र आना बहुत लाजमी है। उनके कुछ साथी कैदियों और अन्य लोगों का सोचना था कि ईश्वर में उनका अविश्वास उनके अहंकार या शायद प्रसिद्धि का नतीजा था। ये निबंध खास तौर पर इसलिए लिखा गया था ताकि वो बता सके कि उनका धर्म को नकारना किसी घमंड की वजह से नहीं, बल्कि गहरी वैचारिक समझ की वजह से है। उनका मानना था कि ईश्वर दरअसल मानवीय कमजोरी और मुसीबत के समय का एक आविष्कार मात्र है। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये दृढ़ता आखिरी सांस तक कायम रही। फांसी का वक्त जब इतना करीब था, तब एक दोस्त ने उनसे आखिरी वक्त पर प्रार्थना करने को कहा। उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उनके अनुसार स्वार्थ या डर की वजह से प्रार्थना करना नैतिक पतन था। अपने वैचारिक सिद्धांतों के प्रति उनकी ऐसी अटूट प्रतिबद्धता थी जिसके आगे मौत का खौफ भी छोटा पड़ गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ब्रिटिश सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में अजीब सी जल्दबाजी और गोपनीयता दिखाई। तय तारीख थी 24 मार्च, लेकिन 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर उन्हें फांसी दे दी गई। आम जनता के भड़कने का इस कदर खौफ था कि रात के अंधेरे में शवों को काटकर बोरियों में भरा गया और गुप्त रूप से सतलुज नदी के किनारे ले जाकर जला दिया गया। उम्मीद के मुताबिक इस घटना की पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये बयान उस आक्रोश का सटीक उदाहरण है। उन्होंने साफ शब्दों में इस फांसी को एक बर्बर प्रतिशोध और देश की आम मांग का जानबूझकर किया गया अपमान बताया। उस पल जैसे पूरे भारत में शोक और गुस्से की एक आंधी सी चल पड़ी थी। आज अगर हम उनके ऐतिहासिक स्वरूप और आधुनिक प्रतीक को देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। इतिहास के पन्नों में वो एक कट्टर नास्तिक, मार्क्सवादी और राज्य विरोधी विचारक थे, लेकिन आज के दौर में देखें तो हिंदू राष्ट्रवादी, सिख राष्ट्रवादी और यहाँ तक कि संसदीय वामपंथी सबने अपने अपने हिसाब से उनकी विरासत को अपना लिया है। एक ही ऐतिहासिक व्यक्ति को कितनी अलग अलग और टकराने वाली विचारधाराओं ने अपने सांचे में ढालने की कोशिश की है, ये वाकई चौंकाने वाला है। इस विश्लेषण के आखिर में एक बेहद गहरा सवाल पैदा होता है। जब कोई क्रांतिकारी इतना बड़ा सार्वभौमिक प्रतीक बन जाता है कि हर कोई उसे अपना मानना चाहे, तो क्या इस पूरे सफर में उसके अपने मूल, कट्टर और तीखे विचार जिंदा रह पाते हैं? क्या एक छवि को पूछते पूछते हम उस इंसान के असली विचारों को भुला देते हैं? ये इतिहास, विरासत और हमारी अपनी समझ पर चोट करने वाला एक ऐसा सवाल है जिस पर ठहरकर सोचने की जरूरत है।
इस रोचक और ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।